कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। हमारे साथ प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी अब आ चुके हैं। बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका। आलोक मेहता जी आ गए हैं। आलोक जी बहुत स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। टीम 2029 तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अभी इस कार्यक्रम से ठीक पहले आप भाषण सुन रहे थे अमित शाह जी के और शुभेंदु अधिकारी के, जो बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। कल सुबह 11 बजे वो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, उस पर भी बात होगी। एक बार हमने इसी प्रोग्राम में प्रदीप जी चर्चा की थी कि बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, ये चार बड़े प्रदेश दशकों के बाद हुआ है कि किसी एक पार्टी का रूल इन पर है। इससे पहले कांग्रेस ही का रहा होगा, जब भी आखिर में कभी रहा होगा। तो ये कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है, आप इसको सोचिए। 210 सांसद इन प्रदेशों से आते हैं और इन्हीं में केवल एक उत्तर प्रदेशी को छोड़ दें, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ठीक कर गई होती तो आज मेजोरिटी की सरकार सेंटर में होती। तो अब तो चार बड़े प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हाथ में दिखाई दे रहे हैं। और केवल ये नहीं कि आपकी सरकार है, आपके पास चारों जगह जो नेता मौजूद हैं। मतलब बिहार के भी सम्राट चौधरी जी, उनकी भी पॉलिटिकल स्किल की बहुत कहानियां हमने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सुन ली हैं। और शुभेंदु अधिकारी इधर, देवेंद्र फडणवीस उधर, और योगी आदित्यनाथ, और फिर असम को भी मत भूलिए। सीटें कम है लेकिन वो पूरा रीजन है। जो वो व्यक्ति जो है जिसको वो डोमिनेट करते हैं, हिमंता विश्व शर्मा। तो आइए शुरुआत हम लोग बंगाल से करते हैं, फिर एक लार्जर पिक्चर 2029 की आपके सामने हम खींचने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ एक तरफ तो बीजेपी मजबूत हो रही है, बड़े बड़े प्रदेशों में सत्ता में आ गई है, दूसरी तरफ अपोजिशन का क्या हाल हो रहा है। एक जगह तमिलनाडु में आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के अपने साथी को छोड़ा और विजय के साथ चली गई। और उधर यहाँ अखिलेश यादव, जिनकी अगली परीक्षा होने वाली है, उन्होंने भी तेवरों में बता दिया है कि हम उनमें से नहीं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें। ममता जी और स्टालिन के साथ उनकी अपनी तस्वीरें पोस्ट करके सीधा कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने लिखा। तो बिल्कुल अपोजिशन जो है वो फ्रेगमेंटेड इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये बातें हैं। सर, पहले शुभेंदु अधिकारी की बात कर ले। बंगाल जैसे प्रदेश में बहुत चुनौतियां हैं और दोनों के भाषण आज सुन के लेकिन अच्छा लगा। जैसे शुभेंदु जी ने कहा कि मैं भाषण कम दूंगा और काम ज़्यादा करूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं अब किसी को भय में नहीं रहना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। बहुत बड़ी बात कही है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। देखिए, पश्चिम बंगाल केवल ये नहीं है कि बीजेपी जो है आज़ादी के बाद से पहली बार सत्ता में आई है, पहली बार बंगाल में उसका मुख्यमंत्री बन रहा है। पश्चिम बंगाल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से। वो जो खतरा बढ़ता जा रहा था, दो खतरे एक साथ, डेमोग्राफिक चेंज का और इंटरनल सिक्योरिटी को, और वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। कि अगर आज मान लीजिए 5 साल बाद बीजेपी को मिलता तो बीजेपी के लिए कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता, उसको सुधारना। 5 साल पहले मिल गया होता तो आज की तुलना में आसान होता, लेकिन अभी जो मिला है ये मानकर चलिए कि एकदम ठीक समय पर मिला है। इससे पहले कि नाव डूब जाए, आपको पतवार आपके हाथ में आ गई है कि आप उसको किनारे ले आइए नाव को। और शुभेंदु अधिकारी के रूप में जो आपको मल्लाह मिला है, वो इस नाव को बखूबी जो है उसने ये जो ट्रबल्ड वाटर्स हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के, देखा हुआ है, जिया हुआ है। तो ज़मीन तक मालूम है कि क्या समस्या क्या है और ठीक क्या करना है। केवल उसको ठीक करने की ताकत चाहिए थी, और डबल इंजन की सरकार होने के नाते और ज़्यादा ताकत है। मान लीजिए केंद्र में सरकार ना होती बीजेपी की जी, केवल राज्य में होती, तो भी चुनौती ज़्यादा बड़ी होती। तब करना शुभेंदु अधिकारी के लिए भी बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब जिस तरह से सेंटर का पूरा साथ है, बीजेपी की नेशनल लीडरशिप का जिस तरह का वरद हस्त है, उसमें शुभेंदु अधिकारी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जो संविधान और कानून के तहत आता है, जो करना चाहे सब कर सकते हैं। कोई रोक टोक पार्टी की ओर से या केंद्रीय शासन की ओर से कुछ नहीं होने वाला। फुल अथॉरिटी मिलेगी इनको। फुल अथॉरिटी, मतलब आज का कार्यक्रम देख लीजिए आप, उसमें बॉडी लैंग्वेज देखिए नेताओं के और शुभेंदु अधिकारी के, उन्हीं के पैर छू रहे थे। तो इससे आप समझिए कि जो है केमिस्ट्री कैसी है। ठीक है, एक पार्टी के नेता हैं, बड़े हैं, पैर छू लिया, वो सब एक अलग बात है।
लेकिन जिस तरह की केमिस्ट्री है, वो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी उस ओर बढ़ रही जिस तरह से एक जॉइंट फैमिली काम करती है। आपस के झगड़े भी हैं, तनाव भी हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही पार्टी की बात आती है सब एक हो जाते हैं। ये और किसी पार्टी में आपको नहीं दिखा। खासतौर पर अमित शाह जी के साथ जो उनका एक कंफर्ट है। बिल्कुल। और अमित शाह इस समय जो है इस पूरे जो है कहें इसकी धुरी वही है, तो वही चला रहे हैं, चाहे आप पार्टी की बात कर लें या सरकार में नंबर 2 की पोजीशन की बात कर लें। तो और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए उनको करने में शायद और छूट या और मज़ा आता होगा कि जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात हुई जब वो इनके नाम की घोषणा कर रहे थे। सबको मालूम है कि नाम तय था, सबको पता है कि वहाँ जाके उनको बस कहना ही था, और अमित शाह जी खुद ऑब्जर्वर बन के जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया में हमने सबको मौका दिया कि अपनी पसंद बताएं। फिर उन्होंने कहा कि कोई और नाम हमारे पास नहीं आया, सबने अपनी एक ही पसंद बताई है, शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा हमने फिर भी और समय दिया विधायकों को कि कोई और नाम देना चाहते हैं दे दें, एक भी व्यक्ति अगर कोई और नाम देना चाहता है तो दे दे। देता कौन ही, लेकिन नहीं देख रहे थे किसकी हिम्मत होती है। लेकिन कोई दूसरा नाम नहीं आया। हम तो कहते हैं चलिए इतना भी प्रक्रिया का, परंपरा का अगर आंख का लिहाज भी रखा जा रहा है तो वो भी जरूरी है, उतना तो रहे कम से कम कि भाई ये तय प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। तो वो भी सब ये बताने के लिए था कि भाई ये निर्विरोध नेता है, हर व्यक्ति जो है इनके पीछे खड़ा हुआ है, और हम लोग भी जो है ये हमारी भी पसंद है, सबकी पसंद है। और शुभेंदु अधिकारी का जो है नाम वो फाइनल हो गया। और फिर उन्होंने बताया जो भी बात आप कह रहे थे कि इनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, बंगाल का चप्पा चप्पा जानते हैं, बंगाल की सारी समस्याएं जो हैं वो इनको मालूम है, और यही ठीक भी कर सकते हैं। 2 चैलेंज सौरभ उनके सामने है, और उनके सामने ही नहीं, जैसे आपने सुना होगा कि बीजेपी के संगठन महामंत्री का एक बयान आया है कि अभी तो बंगाल को लेकर जितने चैलेंजेस थे उसमें जो पॉलिटिकल फ्रंट पे चैलेंज था सिर्फ उसको ओवरकम किया गया है। बाकी जो चैलेंजेस हैं वो अभी वैसे ही बाकी हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी वाले इशू की अगर आप बात कर लें, या फिर घुसपैठिया, जो घुसपैठिया नहीं आए उसकी व्यवस्था तो आप कर लेंगे, लेकिन जो आ गए हैं उसको निकाल बाहर आप कैसे करेंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो ज़्यादा बड़ा टास्क है। और जो हमें पता चला पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें एकदम से ये बात समझ में आ रही है सौरभ कि वो सिर्फ एक इलेक्शन स्लोगन नहीं था गृहमंत्री अमित शाह का, वो बहुत ज़्यादा इस पर कमिटेड हैं कि जो हैं घुसपैठिए उनको बाहर निकालना ही होगा। और उसमें अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें अंडर कवर होंगी, लेकिन कुछ जानकारी सामने भी आएगी कि घुसपैठियों को लेकर कितना सख्त कदम उठने जा रहा है। वो नहीं कि जो अब नहीं आया, जो नहीं आया वो तो नहीं आएंगे अब। फेंसिंग वगैरह जब 600 किलोमीटर का तकरीबन है, 550 किलोमीटर के आसपास का, लेकिन जो आ गए हैं उनको बाहर निकालने की व्यवस्था किस होनी चाहिए, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, रिजल्ट निकलने से पहले से काम हो रहा है उस पर। स्लोगन भर नहीं है, ये स्लोगन भर नहीं है, उसका एक्शन में आपको नजर आएगा। और उसके पीछे वजह सीधे ये बताई जा रही है कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर देखा जा रहा है उस लिहाज। कल भी जब पीएम के पास तकरीबन 12 बजे रात तक गृहमंत्री अमित शाह बैठे थे, जब बिहार से लौट कर आए तो पहले उनको बिहार से कोलकाता जाना था, फिर ये प्रोग्राम हुआ कि बिहार से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से कोलकाता कल ही चले जाएंगे, लेकिन पीएम ने उनको मिलने को बुलाया था। तकरीबन 12 बजे रात तक बैठकर बहुत सारे सीरियस इश्यूज पर ही चर्चा हुई। वहाँ पे इस बात को लेकर चर्चा नहीं थी कि हाँ कौन मंत्री बनेगा या क्या होगा, उसमें तो तय है कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी संगठन जैसा कहेगा उसमें हो जाएगा। इश्यूज जो होंगे, तो एक तो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट हो गया, दूसरा गवर्नेंस का कि आपको डिलीवर भी करना होगा, क्योंकि इतने सारे वायदे, इतनी सारे उम्मीदों के साथ आपको बंगाल की जनता ने 207 सीट दिया है, 2029 में लोकसभा चुनाव आना है, तो बिना डिलीवर किए आपको फिर आगे जनता भरोसा नहीं करेगी। और तीसरा जो ख़ास तौर पे चिंताजनक है कि जो आप सोचिए कि इलेक्शन के बाद तो ये तय था ना कि रिजल्ट के बाद कि शुभेंदु सीएम होने जा रहे हैं, तो एक वुड बी सीएम के पीए को गोली मारने की हिम्मत रखना, उतना जज्बा रखना, सोचिए कि वो ढांचा कैसा होगा, उस ढांचे को ख़त्म करना, तो ये 3 बड़े टास्क होंगे। और उस बड़े टास्क के लिए शुभेंदु अधिकारी से बेहतर नाम इनके पास मैं तो तब से जब से वो घटना हुई है ये सोच रहा हूँ कि ये इस एक घटना ने शुभेंदु अधिकारी को कितना बदल दिया होगा, या इनके रिजॉल्व को और कितना पक्का कर दिया होगा। जो मेरे पीए को मार सकते हैं, मतलब मुझ पे हमला है ये। उस लाइन का सौरभ मतलब समझिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ, ये लाइन अगर बोलने की नौबत आ रही है तो क्यों नौबत आ रही है। और जिसने भी मारा वो तो एकदम सोच के मार रहा है ना कि वुड बी सीएम है, उसका पीए है, लेकिन प्लानिंग करके, ये भी नहीं था किसी गुस्से में वो रिएक्शन हो गया हो, साजिश के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत आप घेर कर मार रहे हैं और तब तक वेट कर रहे हैं जब तक ये दिख ना जाएगा मर गया।
तो इतना अगर हौसला बढ़ा हुआ हो तो उस ढांचे को खत्म करना वो भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी पर भी एक बात कह दूं मैं, आज अच्छा भी लगा सुन करके। एक तो जो ऑडियंस थी वो बीजेपी का इंटरनल फोरम था। ठीक है, वो टेलीकास्ट हो रहा था, सब जानते थे, उनको ही पता होगा कि सब दुनिया देख रही है, लेकिन जो उनकी इमीडिएट ऑडियंस थी वो तो पार्टी के लोगों के सामने जो बैठे थे ना, विधायक वगैरह, पार्टी के नेता, उन्हीं के बीच में। तो वहां पर उनको कोई पब्लिक कंजम्पशन के लिए गुडी गुडी टॉक करने की जरूरत नहीं थी, वो उन्होंने किया भी नहीं। वो जब कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा ध्रुवीकरण हो गया, लोग कह रहे हैं ध्रुवीकरण हो गया, मैं कहता हूं ध्रुवीकरण नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। घुसपैठिए के मुद्दे से अगर ध्रुवीकरण हुआ तो वो ध्रुवीकरण नेशनल सिक्योरिटी के लिए हुआ। लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना उसको और हमको वोट दिया। फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ा छेद था ये, जो भरने का मौका हमको सरकार ने दे दिया। तो ये एक रिजॉल्व दिखाई दे रहा है अभी तक इस टीम का, वो अच्छी बात है सर। लेकिन शुभेंदु अधिकारी क्या एक्स्ट्रा, क्या अलग लेके आते हैं टेबल पर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप कभी कश्मीर में महबूबा को एक्सेप्ट किया गया था, वो तो अलग आपकी पार्टी की नहीं थी, लेकिन वहाँ क्या क्या गड़बड़ है जो पहले चाहे फारूक के समय में हुआ हो, उससे आपने कश्मीर में जो सिचुएशन को कंट्रोल काफ़ी हद तक करके 370 ख़त्म कराया। उसी तरह से बॉर्डर पर, वहाँ तो आतंकवाद बाहर से घुसने वाला पाकिस्तान था, यहाँ बांग्लादेश वाली बॉर्डर है। शुभेंदु अधिकारी को एक क्या बीच पे मीडिया में कहिए, कई पर लोग क्या चर्चा करते थे, साहब वो तो उनसे आए हुए, ये बीजेपी के ओरिजिनल नहीं है, निष्ठावान लोगों को नहीं है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि एक कर्मठ काम करने वाला वो कहीं से आया। आप कहें कि रामचंद्र जी ने विभीषण को क्यों दे दिया, वो तो उनका भाई था। यदि कोई भी यदि ऐसा काम करता, या कहीं अब दूसरा हिमंता बिस्वा, चलिए उसको छोड़ दीजिए रामायण काल को, हिमंता बिस्वा शर्मा जो है कितना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया। तो एक तो ये कि अंदर से कमिटमेंट यदि आपके विचारों को हो, और दूसरा यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इलाका है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की सरकार में भी थे, तो ये कहना कि साहब वो बाहर से आए हुए नहीं, आप अच्छे कमिटमेंट में, उनका भी परिवार का बैकग्राउंड था, उनके अपने विचार थे। ये जो सपना साकार हो रहा है जिसको बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता जज थे, माँ जो है वो थी खुद बहुत बड़ी वाइस चांसलर थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। आज उस तरह की जो परंपरा में अच्छे पढ़े लिखे लोग, इसलिए टैगोर को चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कि भाई उस दिन यदि शपथ होगी, पहले से भी देखिए। और दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट में जो काम करने का अमित शाह और मोदी के स्टाइल है, अभी आप नहीं कह रहे थे कि क्या या रात को तय करो, पहले से 10 साल आप देखिए ना, अमित शाह जी ने आज नहीं किया, पिछले चुनाव में भी चाहे 77 मिली जो सीटें मिली, कैलाश विजयवर्गीय को भेजा। इस बार चूंकि उस पर इतने केस थे कि यदि अभी वो चेहरा दिखाता वो गिरफ्तार करके पता नहीं मरवा देती, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा भी। तो उस समय भी लड़ाई आर पार की कोशिश की, लोग कहते तैयारी नहीं जीते, नहीं, आगे की तैयारी के लिए हार जीत से नहीं लड़ना था। इस दृष्टि से जितना हिंदुत्व का, बांग्लादेश का, आप यही नहीं पूरी बेल्ट आप देखिए ना, मणिपुर, मिजोरम, असम, इधर जो है बंगाल, झारखंड थोड़ा बहुत अभी बचा है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल तो है ना, आपके बिहार आपके पास है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ऐसा एक कठोर प्रशासक, सबसे पहले वो बॉर्डर का फेंसिंग जो नहीं हुआ, देखिए सबसे बड़ा खतरा जो घुसने का था और जो आरोप बार बार कहा जाता था, वो ममता जगह दे रहे होते। आप बताइए, राज्य सरकार ये कहे कि देश की सुरक्षा के लिए आप फेंसिंग नहीं करने देंगे हम इस इलाके में, इसीलिए उन्होंने कहा इस सुरक्षा में सबसे बड़ा छेद था राष्ट्रीय सुरक्षा, और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की भी उस पर क्षमता हो, सर सबको साथ ले सके। अब चूंकि टीम 29 लिखा है तो 29 की तरफ बढ़ते हैं, फिर 26 से। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, हमें लग रहा है 3 साल पूरे आप मान लीजिए, अप्रैल मई में चुनाव होगा। अच्छा, हमें लगा प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। नहीं 29 में कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो क्या सोचा होगा इन्होंने? जो सोचा है तो सबको मालूम है, ये तो जीने मरने की तरह चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। दूसरे वालों ने क्या सोचा है समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक तरीके तिलांजलि दी है, और मुझे तो लगता नहीं उनको अब कोई बात, मतलब वो कुछ उम्मीदें हैं उस गठबंधन से या उस ब्लॉक से। और डीएमके ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, बाकायदा प्रपोजल पास कराया, कि प्रस्ताव पास कराया है कि इन्होंने धोखा दिया है हमको बिना बताए, इवन इन्फॉर्म तक नहीं किया उनको कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। कलीम मोदी ने लोकसभा स्पीकर को यस लिखी कि हमारी सीट अलग कर दीजिए, कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। के नेता ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि हमारी बैठने की अलग जगह दे दीजिए, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, अब हम इनके साथ नहीं है, हम इंडिया ब्लॉक से बाहर आ गए। बहुत बड़ी बात। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बुरे वक्त में छोड़ने वालों में से नहीं है। 22 में जब अलायंस बना, इंडिया अलायंस, तो जो है राहुल गांधी को लीडर मानने को तैयार नहीं थे। अब जो स्थिति बनी है उसमें राहुल गांधी पर भरोसा करने को तैयार नहीं।
राहुल गांधी विपक्षी खेमे में अविश्वसनीय हो गए। अब अखिलेश यादव क्यों सती होना चाहते हैं उनके साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या होना चाहते हैं? सती होना चाहते अरे हैं। सती होना चाहते हैं। बाकी लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, उनके सामने उदाहरण है। नहीं, आज तो उन्होंने जो तेवर दिखाए उसके बाद आपको लगता है कि वो कुछ मन से वहां हैं? अभी तक हैं, क्योंकि यूपी का इलेक्शन आएगा, अलग बात है। तो भाई उनके लिए तो यूपी के बाहर और क्या है? ठीक बात है। जो कुछ है उनकी राजनीति का सब यूपी में ही है। अगर यूपी ही आप गंवा देंगे तो ये आप दरार यूपी में दिखेगी क्या अभी? ये दरार पहले से थी और ज्यादा दिखेगी। और मुश्किल इसलिए बढ़ने वाली है कि बीजेपी, देखिए बीजेपी कैसे धीरे धीरे काम करती है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है, मुस्लिम नेता जावेद आलम जी। 2 हफ्ते पहले सुभाषपा ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अच्छा। अब बीजेपी में आते तो 5 वोट नहीं मिलते उनको। तो तरीका कि सुभाषपा में, अभी आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम लीडर्स जो है, जो जिले के इस तरह के हैं, थोड़े प्रभाव रखने वाले वोट जो दिला सकते हैं, वो जयंत चौधरी को ज्वाइन करेंगे। तो मुस्लिम वोट जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का, वो भी टूटेगा। वो भी टूटेगा। तो अखिलेश यादव को अंदाजा नहीं है कि वो किससे लड़ रहे हैं और कैसे लड़ना चाहिए। लेकिन मैं सर समझना ही चाह रहा हूँ, अभी यूपी पर आए, मैं पहले राहुल गांधी की उस बात को समझे भाई। आफ्टर ऑल अभी आज विजय को लास्ट जो मैंने खबर देखी थी, ये वीसी के सीपीआई सीपीएम ने भी समर्थन दे दिया है, तो उनकी सरकार तो बन जाएगी। तो ये सारे डीएमके के साथ थे, लेकिन ये लोग गए एक तरीके से, कांग्रेस बिना बताए चली गई। इन लोगों ने बैठक भी की, आपस में भी समय लिया बात करने का, डीएमके से भी बात की इन्होंने, स्टालिन से मिले और इन ऑल प्रोबेबिलिटी स्टालिन की मंजूरी से ही वहां गए होंगे कि भाई अब सरकार तो बनानी है ना इस व्यक्ति की, मतलब ये सरकार तो ये बना ही लेगा, जैसे तैसे बना लेगा, हमारा हमसे मिलके बनाएगा तो हमारा कुछ से रहेगा। सो कांग्रेस, राहुल गांधी को क्या जल्दी थी ये करने? राहुल गांधी ने 4 मई को जब रिजल्ट आया, दोपहर में स्टालिन को फोन किया अच्छा कि कुछ भी रिजल्ट आए हम आपके साथ हैं, और कुछ घंटे में जो है उधर चले गए समर्थन ये देने। पक्की बात है? हाँ, एकदम पक्की बात है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरह की राजनीति कर रही है ये पार्टी, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष के नेता। मुझे लगता है हमने कुछ गलत नहीं किया। वो जो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई हम लेफ्ट से भी तो केरल में लड़ते हैं, तो दिल्ली में साथ बैठते हैं, ममता जी से हम वहां लड़ते हैं बंगाल में, दिल्ली में साथ में है, तो यहाँ भी हो जाएगा ऐसे ही। केरल में तो आप हमेशा लेफ्ट से लड़ते रहे, ऐसा तो है नहीं कभी समझौता कर लिया, कभी लड़ लिए। करें क्यों बुरा मान रहे हो? 22 साल से नहीं, बुरा इसलिए मान रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले सीटें ली, उसके बाद राज्यसभा की सीट ली, और फिर ये वादा चाहते थे कि हमको सरकार में शामिल करेंगे। इतना सब होने के बाद आप रिजल्ट आने के 24 घंटे का भी इंतजार नहीं करते। आपको डीएमके के एटीट्यूड में कुछ बदलाव होता दिखता है? कुछ सॉफ्ट होंगे सेंटर के प्रति, जैसे बहुत सारी नॉन अलाइन पार्टियां सॉफ्ट हैं। देखिए उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अब उनकी लड़ाई जो उनको जिन लोगों ने धोखा दिया है उनसे हो गई है। ये ईगो का सवाल बन गया है। तो डीएमके जो है अब उस हालत में नहीं है। सरकार होती बात अलग थी, सरकार नहीं है तो अब सेंटर से लड़ने की हालत में नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह भी कि सेंटर की मदद की भी ज़रूरत नहीं है उस तरह से। सरकार चलाने के लिए जो राज्य सरकार को ज़रूरत होती है, अब उनको अपना स्कोर सेटल करना है और अपनी पार्टी को फिर से मजबूत बनाना है। विजय जितनी बड़ी दुश्मन कांग्रेस हो गई है उनके लिए, उससे ज़्यादा, फिलहाल तो उससे ज़्यादा हो गई है। अल्टीमेटली तो उनको पॉलिटिकली विजय से ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को वो मान रहे हैं कि ये बैक स्टेपिंग की है इन्होंने। विजय तो भाई मैंडेट लेकर आए हैं, पहले से पार्टी थी, और शुरू में ही विजय ने जो पहली स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई थी कहा कि डीएमके हमारी पॉलिटिकल दुश्मन है, बीजेपी हमारी आइडियोलॉजिकल दुश्मन है। तो ये क्लैरिटी तो विजय की पहले से थी। ऐसा नहीं था कि कभी उन्होंने ये संकेत दिया हो कि डीएमके के साथ भी जा सकते हैं। बिल्कुल। एआईडीएमके को लेकर जरूर स्टैंड जो है थोड़ा सा ढुलमुल रहा कि जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, अगर बीजेपी साथ नहीं होगी तो जा सकते हैं, ये सब बातें रही। लेकिन डीएमके को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो ऐसे में अब एमके स्टालिन के सामने राज्य में एक लक्ष्य है, केंद्र में दूसरा लक्ष्य है। अब केंद्र में उनको
मोदी का विरोध करने का जो उनका लक्ष्य था अभी तक, वो थोड़ा पीछे चला गया है। कांग्रेस को सबक सिखाना, कांग्रेस को सबक सिखाना। अच्छा, अब बीजेपी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है इस सब जो कुछ हुआ इससे? मैं सेंटर की बात करूं, अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में 2024 के इलेक्शन में भी इंडिया गठबंधन बना भी, तो भी ऐसा तो नहीं कि हर राज्य में सारी पार्टियां का वजूद ही नहीं है, तो कुछ कुछ राज्यों में इसका असर दिखाई देता था। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया, सारे लोग एक हो गए तो नुकसान उठाना पड़ा उनको। यूपी में कुछ असर दिखाई दिया कांग्रेस पार्टी और अखिलेश के साथ होने का। तमिलनाडु में असर हुआ उसका, मतलब सारी सीटें आ गई थी मेरे ख्याल से, इन्हीं के पास थी सारी सीटें लोकसभा की, इंडिया गठबंधन के पास। केरल में फर्क पड़ता है, वहां की एक एक सीट के लिए बीजेपी को जूझना पड़ता है। तो ये जो दरार राहुल गांधी की इस कदम से डली है, क्या ये 29 में कुछ मदद करेगा बीजेपी की? निश्चित तौर पे बहुत सुविधाजनक स्थिति रहती है। और 29 के इलेक्शन में जाने से पहले जिस प्रकार के माहौल की आपको ज़रूरत होगी, जैसे पार्लियामेंट में जब भी आपको इंपॉर्टेंट क्रूशियल बिल पास कराने होंगे, तो डीएमके इस रूप में एक बड़ा कुशन लेकर आएगा कि आप, ठीक है, क्या हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में आकर वोट ना करें, केंद्र सरकार के साथ ना करें, ऑब्स्टेन कर जाएगा, तो उस रूप में वो मदद कर सकते हैं और कई मौक़ों पे करेंगे। और खास तौर पे वो कांग्रेस पार्टी से अलग दिखने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के साथ दिखने से ज़्यादा नुकसान अब उनको ये दिखेगा कि इतना सबके बावजूद अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आए तो वो एक बड़ा फ़ायदा हो जाएगा बीजेपी के लिहाज से, कि वो अलग अलग इश्यूज़ के हिसाब से अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकेगी डीएमके को। दूसरा, डीएमके के सामने अगर आप देखें ना सौरभ, तो एक बड़ा टास्क ये रहेगा कि जिस प्रकार का मैंडेट लेके विजय आए हैं, उस प्रकार के मैंडेट में अगर केंद्र सरकार के साथ डीएमके ठीक तरीके से पर्दे के पीछे ही सही अगर मैन्यूवरिंग ना करें और केंद्र सरकार अगर उस रूप में विजय को सपोर्ट ना करे आउट ऑफ वे जाके, तो विजय के लिए अपने जो वो है ना वायदे, उनको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले भी उन्होंने बात कर चुके हैं, इतने बड़े बड़े वायदे कर लिए हैं कि फिनेंशियली उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन होगा, और वो काम निश्चित तौर पे बीजेपी नहीं करने जा रही है। तो उस रूप में भी डीएमके को भी मदद मिल जाएगी कि आपको ग्राउंड पे अपना तैयार करना हो, कर लें। एक चीज़ ज़रूर है कि डीएमके को बीजेपी खुल का साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। सनातन के मामले पे इतना एक्सट्रीम जा चुका है डीएमके, और उस बात का बीजेपी इतना ज्यादा प्रचार करेगी कि बहुत इमरजेंसी वाला सिचुएशन तो कांग्रेस को उल्हाने दिए हैं कि देखो तुम्हारा साथ डीएम का उदाहरण दे दे क्या। और हिंदी हटलैंड में उसको इतना घुमाया है, हिंदी हटलैंड का आदमी अब जानता है उदयनिधि कौन है और स्टालिन कौन है। हाँ, मगर वो बात जो सर ने कही ना कि अब बीजेपी से बड़ा विरोधी, विजय से बड़ा विरोधी कांग्रेस बन गई उनके लिए तो वही है। बीजेपी बस उनका इस्तेमाल करेगी पार्लियामेंट में। सर, ये बात सही है कि बीजेपी इतनी स्ट्रांग नेशनली 19 के चुनाव से पहले भी और 24 के चुनाव से पहले भी नहीं थी जितनी इस वक्त दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आप देखिए कि ये नहीं, बल्कि आप देखें कि पूरे कांग्रेस भी कभी इतनी स्ट्रांग नहीं रही होगी जितना इस समय बीजेपी है, मैं ऐसा मानता हूँ। 50-60 में भी मतलब नेचुरली उस समय भी तो कितने अंदर ही विरोध थे, कांग्रेस के कितने लोग छोटे छोटे बड़े बड़े नेता छोड़ के गए 52 के बाद। हम लोग उस समय तो मैंने नहीं, लेकिन आप इतिहास यदि जाएंगे तो उसमें भी कांग्रेस में कितना ही गड़बड़ होता रहा है। उस दृष्टि से बीजेपी में आप देखिए कि इतने वर्षों में 12 साल अभी होने आए, ऐसी स्थिति में अभी तक यहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो चला गया, वो विद्रोह कर गया, ये खिलाफ बोल रहा है। एक तो वो, दूसरा राज्यों में भी कोई ऐसा विस्फोट नहीं हुआ। जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, मनोहर लाल बने, चाहे मोहन यादव बने या यहाँ वो बने, उसके बाद भी किसी को भी ये हिम्मत नहीं हुई कि एक विद्रोह करके आ सके, एक तो पार्टी में, और दूसरा बाहर जो एक्सेप्टेबिलिटी बनाई है। चंद्रबाबू नायडू आप सोचिए कि कभी मुलायम सिंह के क्लोज थे। एक मतलब मैं मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तो किसी डिफेंस के उसमें जब कोई लिया गया था तो वहाँ से सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू, मतलब आई वॉज इन हेलीकॉप्टर उसमें था, जब वो चंद्रबाबू नायडू से मिलाने ले हम लोगों को भी वहाँ कुछ घंटे रुके चंद्रबाबू नायडू से। इतना उनकी बड़ी क्लोजनेस लगती थी चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भी। आज चंद्रबाबू नायडू जितनी मोदी जी की तारीफ करते हैं मैंने नहीं कभी उनका सुना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिनके साथ उनका रहा उनका अपना, मैं इसलिए नहीं कि, और उनको चूंकि प्रदेश का विकास भी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू खाली इसलिए नहीं कि कोई उनका बड़ा गड़बड़ हो रहा है उसका उनको जेल भेज दी जाएगी। एक तो ये होता है जो बड़ी गजब का रिश्ता है, वो कौन किसकी बैसाखी है पता नहीं चलता। इस दृष्टि से पूरे देश में एक तो पावरफुल है, और थोड़ा सा राहुल का इसलिए जोड़ेंगे कि राहुल को अभी भी यही गलतफहमी है कि हम तो अपने बल पर आएंगे। मैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, प्रधानमंत्री वो एक दिवा स्वप्न से भी ज़्यादा पता नहीं कौन सा सपना देखते हैं। और उनके आसपास भी ऐसे लोग हैं कि अकेला, अभी अखिलेश यादव का आप देखिएगा, अखिलेश यादव का आपने कहा मैं उसको दूसरे रूप में लेता हूँ भाई, वो ममता बनर्जी वाला तो बहुत ही हास्यास्पद है वहाँ जो गए। लेकिन कांग्रेस ये है कि कांग्रेस जब कहेगी इतनी सीट तो हम पूरी लड़ेंगे ही, आप देखिएगा चुनाव के समय वो तो कहेंगे हमें यूपी तो हमारा है, तब अखिलेश यादव को और समझ में आएगा कि क्या करना है। और उसके बाद भी वो उनको कांग्रेस
उनका वोट न काटे ये सोच करके उनको कुछ आपने दे ध्यान दी। दिया, मैंने दिन के प्रोग्राम में एक बार कल बात की थी, ये जो असम में बीजेपी ने चलाना शुरू किया कि 19 में से 18 विधायक मुसलमान जीत करके आए, आमतौर पे आप क्या करोगे? आप पे कोई आदमी आरोप लगा रहा है, आप चाहोगे कि अरे ये बात खत्म हो जाएगी, बड़ी बात ना बने। कांग्रेस ने उल्टा किया, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दिया। तो जवाब वो बीजेपी को दे रहे थे, पर इतना नहीं था, वो उसको ओन कर रहे थे, उसको और एक्सेप्ट मुस्लिम, कर रहे हम तो थे। मुस्लिम पार्टी है। बता रहे थे कि देखो मेरे को, मैं तो वो पार्टी हूं कि मुझे 19 में से 18 मुसलमान मेरे जीत कर क्या आते हैं, कहां बैठे हो तुम? तो ये बीजेपी के लिए खतरा थोड़े है। नहीं, ये तो अखिलेश के आत्मघाती लिए। है। एग्जैक्टली, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आत्मघाती वही कदम बात है। इनकी जोड़ी। अब आत्मघाती जब वो कदम यूपी उठा में है। आएंगे तो वो आसाम का रिपोर्ट कार्ड भी तो दिखाएंगे, ये देखो ये सुसाइडल स्क्वाड जिसको यहाँ कहते हैं है। ना, आप हैं। जो तुम जिसके बूते आना चाहते हो सत्ता में, वो तो हमारे पास है। और मुस्लिम भी पूरा ना कांग्रेस के साथ तो समाजवादी के साथ रहने वाला है। वो कितना बिखर जाए, जनता चौधरी के साथ आ जाए, कोई ओबीसी आ जाए, कोई किसी तरफ आ जाए, नहीं, यूपी में, BSP बिहार के में, साथ तो, आए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो दो फायदा नहीं होना है। सर तो मुझे बदरुद्दीन लगता है- अजमल कह रहे हैं हम हाँ। कांग्रेस पार्टी को ये मुस्लिम लीग होगा बन गई होगा है, मुस्लिम क्या लीग दिन हो आ गया, गए? इससे बड़ा एक्सट्रीम कुछ हो सकता है। सोचिए आप। मैंने कोई दूसरा कह रहा है बोले बीजेपी वाला। लेकिन ये आपने मजेदार बात की कि जब ये यूपी में आएंगे तो ऐसे बताएंगे कि हम यूपी में हमको तुम बराबरी का हक नहीं दे रहे हो। यूपी में कितने विधायक हैं और कितने सांसद हैं, मतलब थे या उठे आए देख ले, 2 विधायक हैं, लेकिन वहां वो मांगेंगे अपना हिस्सा। 30-40 साल से, जबकि वहाँ है ही नहीं, मतलब नामो निशान, मतलब कहना चाहिए। नहीं ये मांगेंगे जो उतने कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उनको। इतनी सीटें 2017 में 125-30 सीट ली थी और जीते कितने थे? 7। तो स्ट्राइक रेट निकाल लीजिए। तो समाजवादी पार्टी तो उसी की बात करेगी ना। और मान लीजिए 2024 को भी बेस मान लेते हैं तो 6 ही तो लोकसभा सीटें हैं, तो उसके आधार पर भी कितनी सीट मिलेगी? 40 सीट 50 सीट कुछ तो कांग्रेस मान जाएगी आपको लगता है? 40-50 नहीं, यही मैंने कहा आपको शुरू से कि वो तो नहीं माने, वो तो कहे कि हमें तो 200 लड़ना है हमको। जब आपको अपनी ताकत का, अपनी जो ज़मीनी आप हकीकत है उसका एहसास ना हो, आपको केवल मांगना है। और मांगना वो है जो पहली बार आपके मुंह से निकल जाए संख्या। बंगाल में कितने सब जगह खड़े हो गया। हाँ, बंगाल में जब आप कुछ नहीं थे, वहां पर बंगाल में ममता सर ये बंगाल बात में कांग्रेस का कैंपेन देख करके और ये जो डीएमके के साथ किया है राहुल गांधी ने, इसको देख करके लगता है कि इनके मन में ये है हमने बहुत सह लिया, राज्यों में सहयोगियों के हाथों हमने बहुत सह लिया। अब वो एटीट्यूड दे रहे हैं, पलट के एटीट्यूड दे रहे हैं इनको। भाई एटीट्यूड वो देता है जिसके पास कुछ ताकत हो। भिखमंगा जो है वो उद्योगपति को क्या एटीट्यूड देगा? सही बात। भाई तुम्हारे कटोरे में कुछ है नहीं तो, और तुम एटीट्यूड दे रहे हो। नहीं तो और क्या एटीट्यूड ही तो है जो डीएमके से जैसा बर्ताव किया है इन्होंने, या ममता जी के साथ attitude जैसा किया है। होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उसके लिए कुछ आधार होना चाहिए ना। ठीक है, कहीं आप खड़े हो, कहीं आपकी स्टैंडिंग हो। आप ये एटीट्यूड जो है असम में दिखाएं बदरुद्दीन अजमल को तो बात समझ में आती है। अरे ये बताइए क्या इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी ने मुखाग्नि दे दी है? पहले तो इंडिया गठबंधन ने उनको एक तरह से तिरस्कृत कर दिया था। ठीक है, वो औपचारिक रूप से गठबंधन टूटा नहीं, लेकिन औपचारिक रूप से, सिर्फ औपचारिक रूप से ही बना रहा। वास्तविकता में वो गठबंधन कभी जो है बना नहीं। ऐसा गठबंधन था, मेरा मानना है, जिसकी गांठ कभी बंधी ही नहीं। तो इसलिए उस गठबंधन के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को लगा कि अगर हमारे नेता को लीडरशिप नहीं मिलेगी तो ऐसा गठबंधन किस काम का। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने जो है जहां फायदा दिख रहा था वहां साथ हो गए, जहां नहीं दिख रहा था। आप देखिए कि 24 का चुनाव जो सबसे बड़ा स्टेक अपोजिशन का था, उसको लग रहा था कि हमारा चांस है, वहां भी क्या मिलकर एक दूसरे के लिए प्रचार किया, एक दूसरे के साथ मिलकर लड़े? वहां भी नहीं लड़े। तो अब तो स्थिति और खराब हो गई है। 24 का रिजल्ट आने के बाद से आप देखिए बीजेपी का ग्राफ ऐसे गया है। इनको 240 पर लाके गलती कर दी अपोजिशन ने, अब तो ऐसा लगने लगा है।
हाँ, अगर 300 से ऊपर आई होती तो बीजेपी थोड़ा थोड़ा complacency मंथर आ गति गया से होता। चलती है। बीजेपी के लोग कई बार इस बात को कहते भी थे कि इन लोगों ने हमें जगा दिया है, और किस रूप में जगा दिया है कि अब आगे इन लोगों को पता चलेगा। उसके बाद बीजेपी का हर वर्कर, हर कार्यकर्ता, हर स्वयंसेवक संघ का वो जो अपनी असंतुष्टता वाली जो स्थिति रहती है उसको दरकिनार करके कि शासन में रहने के बाद डेवलप हो जाता है ना, कि या तो कॉम्प्लेसेंसी आ जाए या थोड़ा सा असंतुष्ट हो गए, वो सब चीज़ खत्म। अब जब जैसे 240 का करंट लगा उसके बाद से एकदम देखें तो इनकी मेहनत कई गुना बढ़ गई है। दूसरी चीज़ सौरभ, कांग्रेस के लिहाज से ऐसे देखें कि शायद उन लोगों ने अब मान लिया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते, तो कम से कम पहले बाकी जो छोटे छोटे दल हैं इनसे तो लड़ लें। यूपी में अब समाजवादी पार्टी और बसपा के चलते नीचे गए, बिहार में आरजेडी के चलते गए, पंजाब में अभी फिर केजरीवाल के साथ फाइट होनी है। तो इधर का चैलेंज छोड़ के आपस में लड़के कम से कम अपनी वो स्थिति जो सुनिश्चित जमीन कर लें। इन्होंने लिया हमारी वो तो लें इनसे। इनसे कम से कम ले लें। मुझे लगता है कि वो अप्रोच ज़्यादा हो गया। अन्यथा कैसे संभव है कि केरल में आप लड़ोगे लेफ्ट से, केंद्र में कहोगे साथ रहेंगे, बंगाल में लड़ोगे लेफ्ट से, केंद्र में कहोगे साथ रहेंगे, तमिलनाडु में आप लड़ोगे डीएमके से, केंद्र में कहोगे साथ में, पंजाब में लड़ोगे आम आदमी पार्टी से, केंद्र में कहोगे साथ वो तो मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का वो लॉजिक वैसे कागज पे ठीक है, वो तो यही तो कह रहा है, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है ना? लेफ्ट वाले तो शिकायत नहीं करते हमसे, ममता ही तो शिकायत नहीं करती लेफ्ट हमसे। वाले जो मीटिंग में धज्जियां उड़ाते हैं वो पार्लियामेंट में जो पिछली मीटिंग थी उसमें लेफ्ट के सांसदों ने राहुल गांधी के मुंह पे जैसी ऐसी बातें कही, बताइए जो तो कुछ ये बोल के आए थे वही कि कौन सा कांग्रेस पार्टी बीजेपी की भी टीम है और ये सारी चीजें राहुल गांधी के मुंह पे कहा जाता है। पब्लिक रैली में कोई बात कहना एक बात है, और क्लोज डोर मीटिंग में अगर आपका सहयोगी दल का नेता आपको ठोक रहा हो तो सोचिए क्या होता है। बीजेपी में ऐसा होता है क्या? सर, लोकसभा चुनाव में जाते हुए या मतलब नेशनल इलेक्शन में जाते हुए राज्यों में आपकी सरकारें हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है? मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट होता है भाई। आखिर राज्यों का जो एग्रीगेट है वही तो सेंटर है। ठीक। तो अगर आप राज्य में कमजोर हैं तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र में मजबूत हो जाएंगे? मतलब अगर आपकी कुर्सी का पाया मजबूत नहीं है तो कुर्सी मजबूत कैसे होगी? तो इसलिए अगर राज्य में मजबूत हैं और मजबूत होते जा रहे हैं तो आपके लिए केंद्र की लड़ाई अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। और राज्य में आपके पास बड़ा लीडर भी है। लीडर भी हो, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है कि आपके पास जनाधार वाले नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही। 2014 से तुलना कीजिए 2026 को, देखिए कितना अंतर आया है। और विपक्ष में देखिए क्या हुआ है। जो दो मजबूत गढ़ थे बंगाल और तमिलनाडु, दोनों के लिए ढह गए। तो जो बीजेपी के लिए हर समय चैलेंज के रूप में खड़े रहते थे और सबसे बड़ी ताकत थे विपक्षी एकता की, वो दोनों जो है गिर गए। तो इससे फायदा किसका हुआ? जाहिर है बीजेपी को फायदा होगा। तो इसलिए उनका रास्ता विपक्ष आसान बना रहा है 29 का। बीजेपी तो अपनी मेहनत, अपनी कोशिश कर दिन रात लगे हुए हैं। राहुल जी तो मतलब हम कहा ही जाता है कि बीजेपी के सबसे बड़े जो है स्टार कैंपेनर हैं। ठीक है सर, आज समय इतना ही है, लेकिन आज मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ा दिन कि है। आज भावनाएं जरूर हाथ होंगी। उधर से भिखमंगा आया, इधर से मुखाग्नि आया। अब उन्होंने और ठीक ये कहा। याद दिला रहे थे कि डिस्क्लेमर चलाते हैं। डालने का काम कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप प्रोग्राम में आलोक जी आपका, प्रदीप जी आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।